D7। तो इसमें क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ ये वेज है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, और ये स्प्रिंग सेट एच है। ये अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होगी अभी, क्योंकि ये वेज अपने आप इसको पुश नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हम लोग इस पर ये रॉड अप्लाई रखेंगे एक तरह से, तो आप देखोगे कि ये ऐसे कंप्रेस हो चुका होगा। किसकी वजह से? इस रॉड की वजह से। तो पहले यहाँ था ये, एक मिनट यार, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, 1-2 मिनट। मेरे ख्याल से पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? तो वो क्या रहा है यहाँ ऐसा, हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ? क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में, ये इसको ऐसे पुश कर रहा है, और इसको ये नॉर्मल रॉड को ऐसे पुश कर रहा है, लेकिन रॉड तो ऐसे सपोर्ट में है। तो आप देख रहे हो कि रॉड भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है। ये शायद पहले भी बताया मैंने क्वेश्चन, तो यार काफी कुछ बताया गया था। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसको फोर्स इधर क्या लग रहा है कि एक्स नॉट, क्योंकि अगर एक्स का कंप्रेशन है तो, है ना, मान लेते हैं इसमें यहाँ से यहाँ ये एक्स नॉट का कंप्रेशन है, इसको नॉर्मल ऐसे लग ही रहा है, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो नॉर्मल का ओरिजिनल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। अगर ये रेस्ट पर है, इसका मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा यहाँ, एन साइन थीटा। ये रॉड यहाँ दिया हुआ है, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा एन कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा आता है, और इसका एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा वो कौन, यहाँ जो सपोर्ट है वो भी तो फोर्स दे रहा है इसको, तो एन डैश तो एन साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एम जी तुम्हारे पास आ गया यहाँ, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, डिवाइड कर दो,
तो 1 ये 2, तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो kx नॉट बाई mg इक्वल टू tan थीटा। x नॉट की वैल्यू मिल गई, तो पूछ रहा है एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो हाफ kx नॉट का होल स्क्वायर या kx नॉट का होल स्क्वायर बाई 2k, तो x नॉट यानी ये हो जाएगा mg tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2k, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में D10 और D12। D10 क्या कह रहा है, टू इक्वल masses आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इक्वल मासेस है तो दोनों का मास सेम है। यहाँ मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली, इसका मतलब सिमेट्रिकली इनको ऐसे खींचा जा रहा है, मान लो ये फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, और उसके बाद the masses are pulled out symmetrically to stay the spring by length x or its natural length, यानी इसको सिमेट्रिकली खींच के यहाँ ले आए, इसको भी सिमेट्रिकली खींच कर यहाँ ले आए, तो टोटल यानी ये स्प्रिंग ऐसा हो गया। तो अगर पहले इसकी लेंथ L नॉट थी, तो अभी लेंथ हो गई है L नॉट प्लस एक्स, दोनों का मास आइडेंटिकली, इसका मतलब ये जो लेंथ है ना ये दरअसल x/2 होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये भी x/2 होगी। तो कह रहा है कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, कह रहा है ना, ड्यूरिंग द अबव स्ट्रेचिंग। तो आप ये बताइए, जब इसको इधर लेके आ रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स किधर था, पीछे की तरफ लग रहा था। तो स्प्रिंग फोर्स जैसे अभी इस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्प्रिंग फोर्स अभी कितना लग रहा है इसको इधर की तरफ, के इंटू एक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये मान लो ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, और ये मैंने मान लिया कि x1 है मान लो, है ना। और इसको हम घसीट के कहाँ लेके जा रहे हैं x/2 पर। तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर अगर मैं कहता हूँ कि dx1 होता है मान लो, तो अभी इस पर स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, -kx इंटू dx1 किया ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो kx से होगा ना इसके ऊपर, लेकिन है ना जो, क्योंकि जो बताया था आपको, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट तो dx1 हो रहा है, और फोर्स क्या है kx1 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब x को क्या लिख सकता हूँ, 2x1 लिख सकता हूँ, तो ये वर्क होगा इसके ऊपर, तो जाएगा -k 2x1, है ना, और ये dx1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to x1 तक, और x1 की वैल्यू बाद में मैं x/2 रख दूंगा, सब एक ही टर्म में आ गया ना, क्योंकि तो -2k, ये कितना हो गया, x1 का होल स्क्वायर बाई 2 ना, और 0 to x1, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -k, ये क्या हो गया, x1 का होल स्क्वायर हो गया, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ x/2, तो -k x²/4, यही आंसर है। तो यानी इतना वर्क किया है इसने, आई बात समझ में, तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। तो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, मेन है जरूरी कॉन्सेप्ट, ठीक है।
लिख लो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा ही नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है D12, लिख लीजिए। हो गया लिख के। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? सर एक सेकंड। हो गया सर। D12 में क्या हो रहा है देखो। ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम escape does not stick to spring on a vertical spring or spring constant fixed from below, block is in equilibrium। यानी ये ऐसा है, मान लो पहले ये स्प्रिंग यहाँ थी, अभी इस पर कोई ब्लॉक नहीं, तो अपने नेचुरल लेंथ पर है ये, और इस पर ब्लॉक रख दिया, तो इसमें ये मान लो इतने का कंप्रेशन है, तो एक्स नॉट का मान लो यहाँ कंप्रेशन है, मास रखा हुआ है जो कि 250 ग्राम है, मैंने एम मान लिया इसको। अभी इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब देखो इसको स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको, एम जी लग रहा होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव अ लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। शॉर्टर, इसका मतलब इसकी नेचुरल लेंथ एल नेट है, तो इसको हमने यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ लिया है। इसका मतलब इसका जो नेट कंप्रेशन बता रहा है ना, ये दरअसल 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्या लिखा है उसने, द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। इसका मतलब टोटल 10 सेंटीमीटर हुआ, है ना। तो एक्स नॉट तो कह रहे यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये कितना और नीचे ले गया वो भी मिल जाएगा अपने को, 10 माइनस वो एक्स नॉट करेंगे तो ये नीचे कितना गया, ये वाई नॉट गया, तो वाई नॉट कितना है यहाँ, 10 माइनस एक्स नॉट है, एक्स नॉट यहाँ से मिल ही जाएगा अपने को। एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन, यहाँ से रिलीज कर दिया इसको, इसका मतलब इसकी यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो मान लेता हूँ मैं। हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज फ्रॉम दिस पोजिशन, यानी इस पोजिशन से कितना ऊपर जाएगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये कह रहा है कि इसने पहले ऊपर एक चीज और क्लियर कर दी, डज नॉट स्टिक टू दी स्प्रिंग, इसका मतलब है कि ये जैसे यहाँ पहुंचेगा ब्लॉक, स्प्रिंग इससे डिटैच हो जाएगी, इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी मान लो, तो पहले ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो अपने को दे रखा 10 सेंटीमीटर में कंप्रेशन है, तो ए और बी के बीच में लॉ को मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए ग्रेविटेशनल तो जीरो है, लेकिन स्प्रिंग का तो है हाफ के 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, इक्वल टू बी पर जब पहुंचा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, एम जी इंटू 10 इंटू 10⁻² प्लस स्प्रिंग का तो जीरो ही हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी भी हो गई। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो के की वैल्यू भी दिया हुआ है इसने, तो हाफ इंटू 100, ये कितना हो गया हमारे पास में, 100 इंटू 10⁻⁴। एम कितना दिया इसने, एम अपने को दिया है 250, तो 250
into 10 to power minus 3 into 10 into 10 into 10 to power minus 2 plus half into 250 into स्क्वायर. ओके, तो आप यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया. देखो कितना रह गया, 1/2 इक्वल टू यहाँ कितना रह गया. देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये रह गया 1/4 हो जाएगा. ये 1/4 प्लस ये कितना है, ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू वी स्क्वायर. तो उधर गया तो कितना रह गया 1/4 1/2 1/4 वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया. इसका मतलब ये आगे और ऊपर जाएगा. अभी तो आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा आंसर. इसका मतलब वेलोसिटी आ गई हमारी, वेलोसिटी आई इसका मतलब, और यहाँ तक गया तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक अंडर ग्रेविटी जाएगा ना, इसी पॉइंट है. यहाँ से यहाँ तक और गया तो मान लेते हैं कि एच हाइट तक गया. तो B2C के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 2 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस की जगह क्या लिख लेंगे h. तो h इक्वल टू कितना आ गया 1/10 मीटर आया, लेकिन इससे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब टोटल हाइट कितना गया वो 10 प्लस h यानी 20 सेंटीमीटर. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है ना, ठीक है. अच्छा, इस तरह से कर लेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्या बताना है, ये तो हमारे पास होगी, ये होगी इसे लेके करना है. पहला लेते हैं E3. क्या कह रहा भाई, ब्लॉक ऑफ mass m is moving with a constant acceleration a on a rough horizontal plane. एक ब्लॉक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है E3 भी. A block of mass m is moving with a constant acceleration a on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and plane is mu, इसका मतलब इसका तो एक्सेलरेशन a है, और यहाँ पीछे इसको क्या लग रहा है म्यू एन लग रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल में क्या होगा n और डाउनवर्ड क्या है यहाँ mg. इसका मतलब यहाँ एक फोर्स f लग रहा है. तो n1 इक्वल टू mg है, और f माइनस म्यू n इक्वल टू m है. तो क्या कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यानी इस एफ की बात कर रहा है, ये एक्सटर्नल एजेंट तो ये एफ ही है. तो पावर डिलीवर्ड बाय एट अ टाइम टी पूछ रहा है, तो जब यहाँ ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है. तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी a इंटू टी, वो यहाँ से निकालेंगे तो f माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए. तो f इक्वल टू क्या हो गया म्यू एम जी प्लस एम ए, और पावर डिलीवर्ड क्या होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस पावर तो एफ इंटू वी, क्योंकि एफ और वी के डायरेक्शन क्या है यहाँ सेम ही है. तो हमारे पास आंसर आ गया म्यू एम जी प्लस एम ए इंटू ए इंटू टी. तो यह आंसर आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है. ठीक है ना, समझ में आया. फिर है हमारे पास में E5. सर एक मिनट कॉपी। हाँ लिख लीजिए. ठीक है.
हो गया सर। हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास में E5. A man M1 of mass 80 kg runs up a staircase in 15 seconds. Another man M2 also of mass 80 kg runs up the staircase in 20 seconds. The ratio of the power developed by them P1 by P2 will be. तो ये कह रहा है कि रन्स अप द स्टेयरकेस. देखो मैन M1 ऑफ मास 80 runs up. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है ना दोनों के केस में सेम है. तो आपको मालूम है यहाँ से दौड़ के यहाँ गया मान लो है, तो ये हाइट h है. तो वो क्या रहा है इसको, देखो ये दौड़ के गया लेकिन डाउनवर्ड तो इसको mg लग ही रहा है ना. तो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय देम बताना है. तो सिंपल सी बात है कि दोनों के पावर की बात करेंगे तो एक को टाइम कितना लग रहा है, यानी इसका मतलब ये ऑन एवरेज पावर की बात कर रहा है ना. तो अब आप देख रहे हो कि अब देखा जाए तो इसको वर्क ऑन कर रहा है क्योंकि नॉर्मल तो वर्टिकल होगा, है ना. और आपको मालूम है नॉर्मल का वर्क हमने देखा है 0 होता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि आदमी अगर जो दौड़ के जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा. हाथ पैरों को हिलाए मतलब है ना, क्या करेगा, हिलाता हुआ जाएगा ये. इसका मतलब है कि इस पर वर्क तो इंटरनल फोर्सेस करेंगे ना, क्योंकि जब डिफॉर्मेशन होगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं, यानी उसकी पावर की बात कर रहा है. लेकिन हाइट दोनों क्या कर रहे हैं, सेम चल रहे हैं. दोनों का मास क्या है यहाँ 80 kg है. तो यहाँ लेकिन पावर क्या लिखेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा mgh. ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि W एक्सटर्नल प्लस WmG इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक इधर होगा, कुछ दौड़ के भी जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी वहाँ 0 है, इधर से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ. तो W एक्सटर्नल इसका वर्क कितना है यहाँ माइनस mgh इक्वल टू 0. तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया mgh. तो mgh बाई टाइम कितना लगा है, T1 लग रहा है, और P2 इक्वल टू mgh बाई T2 लग रहा है. तो P1 बाई P2 पूछ रहा है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 बाई T1. तो T2 कितना है भाई 20 लग रहा है, तो 20 बाई 15 यानी 4/3 आंसर आना चाहिए. बात समझ में आ गई. हाँ सर. लिख लो इसको. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था. E6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए. सर E1 भी बताइए ना. E1 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं. E6 करवा देता हूँ मैं. हो गया कॉपी करके. ठीक है, E6 देखिए, देख लेते हैं पहले. आप यहाँ देखो कि पावर वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन फोर्स इज गिवन बिलो. वर्क डन बाय द फोर्स अप टू टाइम बताना है. तो मैं ये मालूम है कि P इक्वल टू dW बाई dt होता है. दी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. अब यहाँ आप देखो dW इक्वल टू क्या है P dt है. तो P dt यहाँ P और T के बीच में ग्राफ है. देखो आप ये P और T के बीच में ऐसा ग्राफ है. आप यहाँ देखो कंटिन्यूसली एरिया क्या कर रहा है, देखो इंक्रीज करता है जाता है ना. तो T नॉट से यानी T इक्वल टू 0 से लेकर T नॉट तक एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो P dt क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व हुआ कि नहीं हुआ P dt. तो एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो इसका मतलब वर्क क्या रहा, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ऑलवेज इंक्रीजेज हो गया आंसर. तो 0 से लेकर T नॉट तक क्या हो गया आंसर, ऑलवेज इंक्रीजेज हो गया, क्योंकि एरिया कंटिन्यूसली क्या कर रहा है यहाँ, इंक्रीज करता जा रहा है. देखो तो वहां से यहाँ तक एरिया
बढ़ता ही गया वो। ठीक है, तो ये क्या है, एरिया अंडर पीटी कर्व। ठीक है, लिख लीजिए E1, E1 भी बता देते हैं। हो गया। हो गया ना। अब जैसे E1 क्या कह रहा है, एक कार अपने को दिया हुआ है यहाँ, कार ऑफ मास m is driven with a constant acceleration. constant acceleration है along a straight level road against a constant external resistive force, यानी resistive force इसको पीछे की तरफ लग रहा है जो कि R है। इसका मतलब इसको एक एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, तभी तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है। When the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is doing work, यानी ये एक्सटर्नल मतलब ये जो इंजन का जो फोर्स है ये F एक्सटर्नल वही है, यानी उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो F एक्सटर्नल माइनस R इक्वल टू एम ए, तो यानी ये F एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया R प्लस एम ए इंटू वी कर देंगे, तो ये पावर आ गई ना, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ओके, 6 हो गया, E1 हो गया, लिख लो E7। हो गया सर। एक इंजन है मान लो, pumps up 1000 kg of coal from a mine 100 मीटर डीप, ये 100 मीटर डीप है, और एक इंजन है जो यहाँ से मतलब एक तरह से कोल को है ना लेके जा रहा है वो, तो इसमें कोल है, एक कंटेनर है और ये ऊपर लेके जा रहा है। तो ये कह रहा है कि पंप इज रनिंग विद अ डीजल and efficiency of diesel engine is 25%, then its power consumption will be, पावर कंजम्पशन अपने को बताना है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखो पहले तो यहाँ से इस मटेरियल को ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका मास मैंने मान लिया m है, तो यहाँ यानी इसको जो लेके जा रहा है तो कितना है, इसकी पावर हो जाएगा mgh, ये h है बाई टाइम कितना लग रहा है t, तो इतना तो कंज्यूम हो ही रहा है, मतलब इतना तो पावर हो ही रहा है, इतना तो कर ही रहा है वो। लेकिन आप देख रहे हो कि जो इसकी पावर है केवल उसका 25% यहाँ यूज हो रहा है, तो अगर उसकी पावर मैं कहता हूँ पी नॉट है तो उसका 25% ही यहाँ यूज हो रहा है, तो पूछ रहा है कि उसकी पावर क्या है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 4, तो पी नॉट इक्वल टू एम कितना है 1000 इंटू जी कितना है यहाँ 10 ले लेते हैं, दे रखा है, एच कितना है 100 है, और टाइम कितना दिया हुआ इसने 50 है। गड़बड़ हुआ है क्या? सर इंटू 4 भी आएगा। अच्छा इंटू 4 तो भूल ही गए, है ना, इंटू 4 भी तो है, ये रहा ना, तो कितना हो जाएगा इससे, ये कितना हो गया 2, ये आ गया 80 किलो वॉट आ रहा है आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो लिख लो इसको, तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है एफ।
आप पार्ट 1 का पार्ट 5 बता सकते हैं? ये तो हो जाना चेतन ने तो पढ़ा ही दिया था, मैंने बताया दिया था उस दिन। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। इसमें क्या था दरअसल, ये अपने को ऐसा कर्व दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू 2 है, ये एक्स इक्वल टू -2 है, ये 0 है। तो ये मतलब हमारे पास में u ऑफ x है, पोटेंशियल चेंज वेरिएशन है। क्या कह रहा है, के की वैल्यू दे रहा है कि ये कह रहा है शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी ये दिया है। तो आपको क्या बताया था मैंने कि ये दो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये x इक्वल टू 2 मतलब ये a हो गया, और ये a इक्वल टू -2 है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे जाऊंगा तो k² इसकी टोटल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो हाफ के की वैल्यू कितना है 0.5 और ए कितना है यानी 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख लो कि मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 1 जूल। इसका मतलब इसका x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई ना, तभी तो एक्सट्रीम पॉइंट बोला मैंने। इसका मतलब ये प्रूव हो गया और क्या। तो ये वापस आएगा और ये इन दो पॉइंट के बीच में x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2 के बीच में क्या करेगा, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में ये सब हो गया। अब बच्चा है F4, ये 3 भी हो गया ना, ये 3 भी करवा देता ना मैंने। 5 6 7 8 9 4 2 9। तो F4 हमारे पास ही हो गया, f ऑफ u ऑफ x, y इक्वल टू sin x प्लस x प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा dx/dx प्लस डेल y/dx डेल y/dx। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो अल्टीमेटली कितना आ गया है, cos x प्लस वाई डेल u बाई डेल y। तो क्या हो गया, cos x प्लस वाई। फॉर्मूला क्या है, f फैक्टर इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप प्लस डेल u बाई डेल z डेल वाई जे कैप डेल u बाई डेल u बाई डेल के, और सॉरी ये z है यार। तो ये तो 0 ही है, इसमें तो है ही नहीं, इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो f इक्वल टू कितना आ गया, माइनस cos x प्लस वाई आई कैप प्लस cos x प्लस वाई जे कैप। x की वैल्यू क्या दिया है इसने 0, y की वैल्यू क्या दिया है यहाँ π/4।
तो हमारे पास एफ फैक्टर आ गया। तो क्या आ गया है, cos पाई बाई 4 आई कैप प्लस cos पाई बाई 4 जे कैप। तो ये आंसर है। कितना आ गया देखो, -1/√2, अंदर क्या मिलेगा, आई कैप प्लस जे कैप। तो एफ फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया, क्योंकि माइनस ये तो होगा 1/√2, और ये भी कितना मिलेगा 1/√2, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना रहा, 1 जूल आ रहा है। तो ऐसे करना है। F5 हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में F5 सर 1 मिनट। लिख लीजिए। लिख लिया। हाँ सर। ये तो क्लास में पढ़ाया था यार। पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ a force. Now it is taken back from B to A, and it is observed that the work done in taking the particle from A to B is not equal to the work done in taking it from B to A. If WNC WC is the work done by non-conservative forces and conservative forces present in the system, respectively, delta U is the change in potential, delta K is the change in kinetic energy. ये concept पढ़ाया था ना, W external, WC, WNC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। W एक्सटर्नल तो जीरो ही है, बोला ही नहीं इसके बारे में तो। और WC इक्वल टू क्या होता है, माइनस DU होता है या माइनस डेल्टा U होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है तो देख लो, रोको इसमें। तो 0 प्लस माइनस डेल्टा U प्लस WNC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, वो तो ये आ रहा देखो, तो सही है। बी भी सही है और सी भी सही है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। बस डी गलत आ रहा है क्योंकि वो माइनस डेल्टा की आ रहा है ना, आना तो ये चाहिए था। तो पहला ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया तो डी गलत हो गया ना, तो यानी इसका मतलब डी गलत हो गया। क्लियर है। F6 हाँ। सर वो डी में साइन नेगेटिव है इसलिए गलत है ना। और किस लिए होगा आप बताइए, आना ये चाहिए था ना भाई, बता तो रहा हूँ। फिर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा, गलत है भाई। डेल्टा के का मतलब हमेशा होगा, जब भी डेल्टा के या डेल्टा यू लिखेंगे मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और वो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि हो ही नहीं सकता हो तो। ठीक है, उसी से डेल्टा का मतलब, डेल्टा यू का मतलब ही है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में F6 अपने को U दिया हुआ है, क्या दिया, AX² माइनस BX
find the minimum potential energy of the system where x is the distance of separation and b are positive constants, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दरअसल इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी x इक्वल टू एक्स नॉट पर, ये u है और ये x है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी इसका मतलब मिनिमम का मतलब है कि वहाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यही तो बात हुई थी हमारी, याद आ रहा है जो पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने। तो इसका मतलब एक तो स्लोप भी जीरो होना चाहिए क्योंकि फोर्स जीरो होना चाहिए। तो -2a/x³ प्लस b/x², और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि फोर्स को जीरो होना चाहिए, ये तो बात हुई थी, तो ये जीरो होना चाहिए। सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2a/x प्लस b इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास में, ये माइनस है 2a/b, तो ये आंसर आना चाहिए। ये तो x आया, लेकिन यहाँ तो मिनिमम एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको यहाँ रख देंगे। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसलिए इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर लो। वैसे आंसर मतलब वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब ये मिनिमम वाला पॉइंट है, डायरेक्ट रख दो। वैसे भी मैंने आपको पहले बोला फिजिक्स में चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। a 1 तो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर माइनस b, और ये b/2a, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ab²/4a² माइनस b²/2a, तो एक से ए कट गया ये, तो -b²/4a, ये आंसर हो गया। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कि ये एनर्जी की बात कर रहा है, यानी ये वाला -b²/4a, ये मिनिमम एनर्जी इसकी, ठीक है। देख लो इसको। F7 हो गया, कॉपी कर दे। नेक्स्ट हमारे पास में F7, which of the following graphs is correct for kinetic energy and potential energy with height h measured from the ground for a particle thrown vertically upward। तो देखो यहाँ से एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है और किसी जनरल हाइट के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v0 है, और यहाँ कहीं है तो इसकी वेलोसिटी v होगी, और ये जो हाइट है ये h होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मान लेता हूँ। अब इसने कहा कि रेडियस जो है अर्थ के कंपैरिजन में इसकी हाइट कम है, हाँ तो ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि g कांस्टेंट है यहाँ, और ये कह भी रहा है कि h इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो मैंने यहाँ रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखो आप एनर्जी कंजर्व करवाएंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो ये हो गया हाफ m v0 का होल स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में mgh प्लस हाफ mv², है ना। तो हमें एनर्जी हाइट के बारे में बात करनी है, सॉरी क्या कर दिया, हाँ। तो ये हमारे पास में है, ठीक। तो जो कि ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना, ये तो एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ, ये तो कांस्टेंट है ना। तो इसको आप c ले सकते हो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, उस इंस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट ही है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी क्या मिलेगी अपने को, u, वो तो mgh ही मिलेगी ना, यानी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है।
तो इसका तो ग्राफ कैसा होगा, इसका तो ग्राफ ऐसा होगा ना, तो u और h का ग्राफ तो ऐसा होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन होगी ना। अब हमारे पास साइड के केस में काइनेटिक एनर्जी बताना, तो हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब c माइनस mgh ना, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसको ये क्या मान रहा है, e मान रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या ले रहा है, ये e ले रहा है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है। जब h 0 था तो ये c था ना, c मतलब हाफ mv0 का होल स्क्वायर था ना, और ये मैक्सिमम हाइट है h इक्वल टू कैपिटल H, जहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो और ऊपर जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। बात समझ में आ गई, हाँ सर। लिख लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में 8। हो गया सर। The force acting on a body moving along x-axis varies with the position of the particle as shown in the figure. तो ये देखो यहाँ इस तरह से दिया है इसने, ये हमारे पास में x1 है, ये x2 है। The force acting on a body moving along x-axis varies with the position of the particle as shown in the figure. The body is in stable equilibrium. तो कहाँ पर, चलो देखते हैं। तो आप देखो यहाँ फोर्स 0 है, ये नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आप सोच रहे हो कि मैक्सिमा, मैक्सिमा तो भैया ये तो मैक्सिमा f के लिए मैक्सिमा है, तो du df बाई dx को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्या, मैंने तो नहीं पढ़ाया। आप अपनी मर्जी से बना लो, अलग बात है, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैं तो du बाई dx पढ़ाया। इसका मतलब इसका फोर्स दो जगह पर 0 है, एक तो यहाँ 0 है और एक यहाँ 0 है। इसका मतलब इन दोनों x1 x2 में ही होगा कि पोटेंशियल 0 होगी, ठीक है। सॉरी, फोर्स x1 और x2 पर 0 है, इसका मतलब एक स्टेबल और एक अनस्टेबल होगा यहाँ। तो स्टेबल और अनस्टेबल कैसे चेक करेंगे, वो ऐसे चेक करेंगे। यहाँ से देखो आप, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लो मैं लेफ्ट इसके राइट में जाता हूँ, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो फोर्स इधर लगना चाहिए था लेफ्ट साइड में, लेकिन आप देखो जब इधर गए हम लोग तो फोर्स तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इधर आ रहा है। इसका मतलब x1 तो यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसी तरह आप देखो यहाँ जब इसके लेफ्ट में जाओगे फिर से फोर्स इधर जा रहा है नेगेटिव साइड में, इसका मतलब x1 तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। x1 पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसने का स्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ, तो यहाँ देख लेते हैं। आप यहाँ देखो, इसके राइट साइड जाओ तो फोर्स क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है। फोर्स नेगेटिव आने का मतलब इधर की तरफ फोर्स है, ये लॉजिक समझ में आया। और आप उसके राइट लेफ्ट साइड में जाओ तो फोर्स क्या आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये x2 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। भाई बात क्लियर हो गई? यस सर। सर तो ऐसे करेंगे। AF9, the potential energy of a system is represented in the first figure. The force acting on the system will be represented by potential energy दिया हुआ है अपने को, देखो तो ये u और ये x है। आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, आपको ये मालूम होगा कि F इक्वल टू दरअसल माइनस du बाई dx होता है। तो आप यहाँ देखो, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि ये मान लो u0 है,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉमा यू नॉट ना, और इसके 0,0 है। तो पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं, यानी x लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब u इक्वल टू एम एक्स लिखेंगे। तो m की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, u नॉट है, ये m है और ये a है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट रख दिया a कॉमा यू नॉट, तो हमारे पास आ गया u नॉट बाई a, तो u इक्वल टू आ गया u नॉट बाई a इंटू एक्स आ गया, ये u आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई डी एक्स क्या मिल गया, u नॉट बाई a मिल गया। इस फॉर्मूले में रखो इसको, तो आप देख रहे हो कि f की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू नॉट बाई a आ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा यहाँ, तो f और x में ग्राफ पूछ रहा है वो, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, माइनस यू नॉट बाई a आ रहा है। उसके बाद देखो u क्या है, यहाँ देखो 0 आ रहा है, मतलब सॉरी यू नॉट कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो x ग्रेटर देन a के लिए देखो सेकंड पार्ट में, तो u क्या आ जा रहा है, u नॉट जो कि कांस्टेंट चला रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, du बाई डी एक्स क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। इसका मतलब उसके आगे फोर्स क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो ये आंसर आना चाहिए, यानी इसका आंसर है सी ऑप्शन होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो इसको। इसका एक्सरसाइज 3 बाद में करेंगे, अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर्कुलर मोशन। लिख लिया? हाँ सर। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। जैसे नाम से ही लग रहा होगा आपको, सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे तो हमने पहले ही बात किया था, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आए थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में यहाँ डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। तो एक तरह से ये प्लेन मोशन है, इट इज अ प्लेन मोशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इन दिस मोशन an object moves in a plane in this motion an object moves in a plane about a fixed or moving point.
about a fixed or moving point and distance of the object and distance of the object from fixed or moving point is constant. ठीक है, and this fixed point or moving point is the center of the circle and distance of the object and distance between the object and fixed point or moving point. Distance between the object and fixed or moving point will be the radius of this circle in which object is moving. ओके, कुल मिला के कहानी इतनी है. मेरे कहने का मतलब यही था यहाँ कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, बस. अब आप कहेंगे सर ये पॉइंट जब आप बोल रहे हो फिक्स है तो मूविंग कैसे है? इसमें दो केस लेता हूं. जैसे मान लो ये पहला केस है, यानी ये अर्थ पर है, ऑन अर्थ सरफेस, तो ये पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया ना. और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से. दूसरा केस है, मान लो एक टेबल है है ना, और इस टेबल पर ये पार्टिकल मान लो सर्कल में घूम रहा है. अब ये टेबल भी मान लो इधर की किसी v नॉट वेलोसिटी से जा रही है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है मूव कर रहा है ना, लेकिन वो पार्टिकल वो जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट डिस्टेंस में घूम रहा है वो तो सर्कल में, यानी वो तो रेडियस आ रही है इसकी. तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, हाँ सर. है ना. लिख लो ये.
हो गया सर। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो यार। ये टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वर्क पावर एनर्जी रेनेलम तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उनके दोनों टॉपिक के बिना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी भी जो पढ़ेंगे सारे न्यूटन्स लॉज के आसपास ही कहानी है। तो न्यूटन लॉज से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी फाइंड किया, न्यूटन्स लॉज से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी निकाला। तो ये इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है? लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? हाँ सर, हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर पोजीशन के बारे में। जैसे हमने वैसे तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन में बात कर लिया था वहाँ की, लेकिन किसकी बात कर रहे थे? वहाँ लीनियर पोजीशन की बात करी थी, मालूम है? वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था दरअसल वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन जो था वो लीनियर पोजीशन था। यहाँ क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसलिए एंगुलर पोजीशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा। तो कुछ पॉइंट से पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। एंगुलर पोजीशन, तो जब भी एंगुलर पोजीशन की बात की जाएगी तो मेनली दो पॉइंट के बारे में हम लोग सोचेंगे हमेशा। एक तो होगा ओरिजिन, और दूसरा होगा रेफरेंस लाइन। तो ओरिजिन और रेफरेंस लाइन के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना? तभी हम लोग एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे। मतलब ये है कि मान लो ये सर्कल है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये रेफरेंस लाइन है मान लो, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। 2 मिनट और रुकना पड़ेगा यार, आज ध्यान रहा नहीं और पेंसिल बार बार डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि इसको चार्ज किया नहीं था अच्छे से पहले। 2 मिनट की बात है बस। हमारे पास में ये ओरिजिन है, क्या हो गया यार, चल तो रहा है। तो ये हमारे पास में ओरिजिन है और ये रेफरेंस लाइन है। ओके, तो मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ कहीं पहुंच जाता है, ये इसकी रेडियस है और ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर किसी टाइम t पर यहाँ है, और यहाँ से जो थीटा बना है, यानी जो एंगल बना वो थीटा है। ये जो थीटा है इसी को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। और ये जो मैंने जो वे बनाया एक वेक्टर, ये
दरअसल इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या हुआ? एंगल बिटवीन दी रेफरेंस लाइन एंड पोजीशन वेक्टर at origin is called angular position. क्लियर है पॉइंट एंगुलर पोजीशन वाला? हाँ सर। ये लिख लो पहले, फिर बात करेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। हो गया सर। लिख लिया? यस सर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें सिर्फ ओरिजिन की बात करेंगे हम लोग, यानी ओरिजिन यानी रेफरेंस लाइन का उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ओरिजिन। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात की जाएगी तो एक इंटरवल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? एक इंटरवल की बात की जाएगी हमेशा। ठीक है, तो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तो हो गया कि ओरिजिन होना चाहिए, रेफरेंस कहीं भी हो, रेफरेंस लाइन कहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं। यानी केवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। देखो, ये मान लो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है ना, ये मान लो रेफरेंस लाइन है कि उससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, और ये मान लो पोजीशन वेक्टर यहाँ है, ये एंगल थीटा बनाया है इसने, t=0 पे पार्टिकल मान लो यहाँ था, और ये मान लो टी टाइम में यहाँ, और किसी t प्लस डेल्टा टी टाइम में यहाँ है, मान लो t प्लस dt टाइम में, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, यानी ये जो dt टाइम में एंगल बनाया इसने, मान लो वो d थीटा बनाया, तो d थीटा जो है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ t से t प्लस डेल्टा टी यानी t dt टाइम में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल थ्रू विच the position vector of the particle or object of the particle or the object angle through which the position vector of the particle or the object rotates in a given time interval. Okay, angle through which the position vector of the particle or the object rotates in a given time interval is called angular displacement. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ये स्केलर भी हो सकता है और ये वेक्टर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। तो वेक्टर कब होगा? वेक्टर तब होगा जब डी थीटा टेंस टू 0 होगा, यानी जब काफी स्मॉल एंगल होगा तब भी ये
एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट में लिखवा देता हूं, इट मे बी स्केलर और वेक्टर, इट मे बी स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। If angular displacement is a small quantity, then it will be vector। ये ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी लिख लीजिए। हो गया सर। No, sir. नहीं सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया। यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉल अगर क्वांटिटी है, यानी इनफाइनेटेसिमल स्मॉल की बात करेंगे हम लोग, इनफाइनाइटेसिमल टेसी, अरे यार, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल की बात करेंगे तब है। अगर फाइनाइट है तो फिर वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनेटेसिमल अगर है, क्योंकि ये वेक्टर है तो फिर इसका मतलब डायरेक्शन भी होगा। तो जब ये इनफाइनेटेसिमल स्मॉल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तभी इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इनफाइनेटेसिमल angular displacement will be by the right hand thumb rule। ओके, तो क्या होगा इसमें, कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल में मान लो पार्टिकल जो है ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से, यानी अगर ऐसे घूम रहा है तो किस इंस्टेंट पर, मान लो यहाँ है ना, पहले यहाँ था मान लो ये, और यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल मान लो डी थीटा बनाया। तो डी थीटा जो है
तो आप कहेंगे सर डी थीटा तो इसने प्लेन में बनाया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डायरेक्शन है ना डी थीटा कैप, ये ऊपर की तरफ है, या डी थीटा वेक्टर जो है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, यानी जो हमारी कर्ल फिंगर्स होगी वो सेंस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट करेगी, और थंब क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो कर्ल फिंगर will give the sense of rotation या sense of rotation भी लिख सकते हैं। Curl fingers will give the sense of rotation of particle and thumb will give the direction of angular displacement. ओके, समझ में आई बात? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई है मैंने क्या कहा? हाँ सर। यस यानी सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप इन्हें कि प्लेन में नहीं है, दरअसल राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, एंगल जो है वो प्लेन में बनेगा, लेकिन डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा, जिस एक्सिस के अबाउट वो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, वो पार्टिकल घूम रहा है। क्लियर है? यस सर। लिख लीजिए। हो गया लिखे। अच्छा गुड, नो सर। लिखिए तो आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, है ना। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ मान लो जैसे कि ये सर्कल है, ये मान लो रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन है, और यहाँ मान लो पार्टिकल है। तो ये जो एंगल बना रहा है मान लेते हैं थीटा इनिशियल है, ये टी है ना, टी इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं। और किसी जनरल या ऐसा करते हैं टी इनिशियल ये है मान लो यहाँ, क्योंकि डिफरेंस की बात करना है अपने को, तो टी इनिशियल 0 भी हो सकता है, और किसी है ना, तो ये मान लो टी फाइनल है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, और ये हमारे पास में रेफरेंस लाइन है। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हो कि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में स्मॉल नहीं है, इस केस में स्मॉल नहीं है, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, क्योंकि थीटा फाइनल क्या है, एंगुलर पोजीशन फाइनल माइनस एंगुलर पोजीशन इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम जो भी लगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ वेक्टर नहीं है हरी बसन में, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है स्मॉल नहीं है। स्मॉल होगा तो फिर तो वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी नहीं, वो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या है इस केस में हमारे पास में, वो स्केलर है। अगर वो स्केलर है इसका मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी स्केलर होगी। तो सिंस फाइनाइट angular displacement is scalar quantity, therefore since finite angular displacement is scalar quantity, therefore average angular velocity is also scalar quantity। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हो गया लिख के सर। अब है हमारे पास में इसमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि डेल्टा टी टेंस टू क्या हो गया यहाँ 0, तो हमारे पास में एवरेज है ना, एवरेज इक्वल टू क्या था, लेकिन यहाँ बात जो कर रहे हैं हम लोग इसमें क्या होगा, ये डेल्टा थीटा वेक्टर बाय डेल्टा टी है ना, लेकिन इसमें लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 लगाएंगे, ठीक है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, तो उस केस में ये हो जाएगा दरअसल ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डी थीटा वेक्टर बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। और इस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो है अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड, लिख लीजिए। लिख लिया? Yes. अब नेक्स्ट हमारे पास में एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अल्फा एवरेज वेक्टर होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 अल्फा एवरेज वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 और ये डेल्टा ओमेगा वेक्टर बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एसआई जो यूनिट है वो होगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है काइनेमेटिकल इक्वेशंस और आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन, अभी आवाज आई हाँ सर। है ना। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ अल्फा क्या ले रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट ले रहे हैं। हमने ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेमेटिकल इक्वेशंस फाइंड करी थी, याद है कौन कौन सी है? कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन थी वहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में? रेक्टिलिनियर मोशन की जब बात करी थी, V equal to U plus AT S equal to UT plus half AT square U square equal to U square plus UV। बिल्कुल यही थी। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा। क्या होगा लेकिन यहाँ देखो अल्फा कांस्टेंट है, तो अगर अल्फा कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है ना। तो मान लो जैसे कि ये सर्कल है, और इस सर्कल में मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है, किसी v स्पीड से जा रहा है ना। तो इस पार्टिकल इस सर्कल में v स्पीड से जा रहा है, तो इसका जो अल्फा की डायरेक्शन है दरअसल वो इधर है, ऊपर की तरफ। क्योंकि एक बात और क्लियर कर देते हैं, मैंने जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको ऊपर बताई, मान लो राइट हैंड थंब रूल से बताई, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। क्योंकि ये तीनों जो क्वांटिटीज है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनेटेसिमल स्मॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये तीनों ही एक्सियल वेक्टर बोले जाते हैं। यानी इनका कोई ओरिजिन नहीं होता है, यानी इनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये तीनों और भी आगे भी है, बताएंगे आगे, अभी नहीं बात करूंगा उस बारे में मैं। अभी तीन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना है। तो अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा इसका मतलब ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो वैसे भी डायरेक्शन वेक्टर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अल्फा कांस्टेंट मान ही लिया तो फिक्स हो गया ना। मैंने डायरेक्शन बता दी, इसका मतलब फिक्स हो गया, ऊपर की तरफ है ना। तो इसका ओमेगा भी ऊपर की तरफ है। तो मान लेते हैं कि ओमेगा किस इंस्टेंट का मान लो, तो टी इक्वल टू 0 पे तो ओमेगा नॉट ही होगा, है ना भाई। किस इंस्टेंट की बात करेंगे तो ऐसा होगा। तो एट टी इक्वल टू 0 मैंने मान लिया कि ओमेगा ओमेगा नॉट है मान लो। हमें किसी जनरल पॉइंट पर चाहिए, तो हमें मालूम है सिंस अल्फा इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, अभी भी हमने ऊपर फाइंड किया, ये है ना, ये इक्वेशन। डायरेक्शन पता है इसलिए हटा दिया मैंने वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी ना, और इसको इंडिकेट करोगे तो जब टाइम 0 था तो ओमेगा नॉट था, और किसी जनरल टाइम टी पर ये ओमेगा हो गया, तो क्या हो गया ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा का, ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल टू अल्फा, तो कांस्टेंट है। तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो इसको पता ही है, तो डी टी 0 से टी, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखो वही तो इक्वेशन आ गई, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। वहाँ v इक्वल टू यू प्लस एटी था, यहाँ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको इंडिकेट कर देते हैं, तो डी थीटा तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। तो मान लो जब टाइम 0 था तो ये रेफरेंस लाइन से स्टार्ट होता है मान लो, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, और किसी जनरल टाइम टी पर क्या हो गया, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट डी टी 0 टू टी प्लस अल्फा को बाहर ले लेंगे, तो टी डी टी 0 टू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो डी टी का टी हो गया प्लस अल्फा, इसका हो गया टी स्क्वायर बाई टू 0 टू टी। तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन भी आ गई, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वहां क्या था
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अब इन दोनों से टी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो एलिमिनेटिंग टाइम टी फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, तो टी इक्वल टू हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा। टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया ओमेगा नॉट, टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा, यही है ना, प्लस हाफ अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास में ओमेगा नॉट प्लस अल्फा और बाई 2, नीचे यहाँ क्या रह जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा तो बाहर ले लिया तो अल्फा ही रह गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो दरअसल ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 अल्फा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिल गया ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये लिख लीजिए आप यहाँ से, ऊपर वाला तो लिख लिया था ना आपने, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन सब तो। हाँ सर। ये लिख लो। सर नीचे ले सकते हो क्या? हम्म। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे फिर हम लोग, ठीक है, कुछ और भी रिलेशन है वो फाइंड करेंगे। हो गया सर। हो गया ना, चलो फिर हाँ सर। आज इतना ही करेंगे। 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए।